देखिए, इधर लखनऊ के खाने को लेकर के एक नई बहस छिड़ी और बहस क्यों छिड़ी? क्योंकि यूनेस्को ने लखनऊ के खाने को बहुत अहमियत दी और उसे एक हेरिटेज की तरीके से इसे सहेजने के लिए एक सर्टिफ़िकेट दिया और ये कहा कि जो लखनऊ का खाना है, ये सिर्फ़ खाना नहीं है, एक रचनात्मकता का एक पूरी परंपरा है। अमूमन ये बहस आ रही है कि भई लखनऊ के खाने को यूनेस्को ने इतनी अहमियत क्यों दी? और क्या वजह रही कि लखनऊ का खाना भई इतना मशहूर हुआ? जो लखनऊ आते-जाते हैं वो तो ये जानते ही कि भई लखनऊ का खाना कैसा है। लेकिन यूनेस्को ने जब इसको सर्टिफ़ाइड किया कि लखनऊ का खाना ऐसा है, तो एक बात ये निकल के गई कि ये खाना आखिर कैसे यहाँ तक पहुँचा? कैसे वो रास्ता तय हुआ जो 200 सालों से चला आ रहा है, आज तक वैसे ही जारी है। लखनऊ में आप कहीं भी निकल जाइए, तो आपको वो खाना फ़ौरन वैसे ही मिल जाएगा जैसे आज से 200 साल पहले था। तो ये खाने की जो बुनियाद पड़ी, लखनऊ में जो खाने का ये जो तहज़ीब, ये जो खाने का जो मज़ा जिसको कहते हैं ज़ायक़ा, ये आया कैसे? ये सारी चीज़ें बनी कैसे? तो ये क्योंकि आज इस वक़्त पर हमको इस हमने ये तय किया था कि हम किसी और चीज़ पे बातचीत करेंगे, लेकिन अचानक भई लखनऊ का इतना बड़ा नाम हुआ कि लखनऊ को यूनेस्को ने सर्टिफ़ाइड किया, तो हमको लगा कि आपसे लखनऊ पर इस चीज़ को लेकर के भी बातचीत करनी चाहिए कि आखिर ये खाना, ये परंपरा, ये जो तहज़ीब, जिसको गंगा-जमनी तहज़ीब कहते हैं, ये कैसे यहाँ तक आई? अच्छा गंगा-जमनी तहज़ीब को लेकर के एक बड़ा मसला है कि लोग कहते हैं लखनऊ में गंगा-जमनी तहज़ीब जैसी चीज़ क्या है? अब उनको कौन बताए कि भई पिछले 200 सालों में जो लखनऊ में आप भई तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो खाना है, वही हमारी गंगा-जमनी तहज़ीब को बिल्कुल दिखाने के लिए काफ़ी है। और ख़ास करके अभी जो यूनेस्को ने इसको सर्टिफ़ाइड किया, तो इसमें भई वेज और नॉन-वेज दोनों खाने रखे। उसने हमारे गोलगप्पों को भी बहुत तवज्जो दी, हमारे कबाब को बहुत तवज्जो दी, हमारे कौरमे को बहुत तवज्जो दी, बिरयानी को तवज्जो दी, हमारी चाट को तवज्जो दी, हमारी पूरी सब्ज़ी और इन सब चीज़ों को। तो ये मन था कि आपसे इस पूरे दौर को, जो खाने का पूरा एक दौर चला और ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, इस पर एक बातचीत की जाए और ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज की तारीख में जब आपको पता चल रहा है कि आपके खाने की इतनी अहमियत है, आपके इस देश के शहर के को सिर्फ़ खाने की वजह से जाना जा रहा है, तो उसकी इस अहमियत को जानिए कि वो कैसे ये चीज़ आई। अब लखनऊ को भई लखनऊ से पहले जब लखनऊ अवध की राजधानी नहीं थी, तो फैज़ाबाद थी, वहाँ शुजाउद्दौला थे। शुजाउद्दौला बक्सर की लड़ाई जब हार गए और अंग्रेज़ों से समझौता होकर के बैठ गए, तो कोई बहुत सेना पे तो कोई बहुत काम बचा नहीं था। तो क्या हुआ एक ये शुरू हुआ कि भई खाना और तमाम कल्चरल चीज़ों पे अब भई बादशाह का, नवाब का वो तवज्जो हो गई। तो उन्होंने एक मिर्ज़ा हसनू थे तो हुसैन मिर्ज़ा भी कहते हैं उन्हें, उन दिल्ली से आए थे तो उन्हें अपना बावर्ची रखा। अच्छा वो बावर्ची जब रखे गए तो उन्होंने पास में लखनऊ के पास एक उन्नाव ज़िला है अब, वहाँ पहले उन्नाव के पास सफ़ीपुर एक गाँव था। तो वहाँ से एक मौलवी फ़ाज़िल साहब थे, उनको अपने साथ कर लिया और कहा कि चलो भई, शुजाउद्दौला साहब के दरबार में खाना पकाते हैं। अच्छा वहाँ का क्या तरीका था, वहाँ 6 बावर्ची खाने थे। नवाब साहब के लिए 6 बावर्ची खानों से खाना अच्छा-अच्छा खाना जो मतलब तय होता था, वो लाया जाता था, फिर उसको उनके लोग चेक करते थे, फिर वो नवाब साहब और बेगम साहिबा दोनों मिल कर के उससे खाना खाते थे। तो इस तरह के 6 बावर्ची खाने थे वहाँ। तो एक मिर्ज़ा हसनू को दिया गया, जिसमें वो जो मौलवी फ़ाज़िल साहब थे, वो खाना थाल में लेकर के जाते थे। अच्छा उन्होंने वहाँ जाकर के सेटिंग कर ली कुछ उनके नौकर-चाकर से नवाब साहब के। वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब हम खाना लेके जाएँ तो कोई बहुत उसमें बुराई-वुराई ना निकाले। अब वो खाना जब चलता था तो वो नवाब साहब के एक साले थे, सलाल जंग कहलाते थे, सलाल जंग। तो उनके भी बावर्ची खाने से खाना आता था। बेगम साहिबा के खुद के बावर्ची खाने से आता था। ऐसे उस वक़्त जो मिर्ज़ा हसनू के उस बावर्ची खाने से खाना आता था, उसमें ₹2000 रोज़ खर्च होते थे। सोचिए उस दौर में ₹2000 तो खाने की इतनी अहमियत थी। अच्छा जब खाना वो लेकर के चलते तो एक दिन क्या हुआ खाने में नवाब साहब के मक्खी निकल आई। अब क्योंकि खाना गया था मिर्ज़ा हुस्नू के यहाँ से और ले गए थे मौलवी फ़ाज़िल साहब सफ़ीपुर वाले। तो अब ये हुआ कि फ़ौरन में नवाब साहब ने देखा, कहा ये खाना कहाँ से आया है? तो जो कर्मचारी, जो नौकर-चाकर उन्होंने सेट किए थे फ़ाज़िल साहब ने, उन्होंने फ़ौरन वहाँ बात बनाई कहने कि ये सलाल जंग साहब के यहाँ से आया है। अब सलाल जंग साहब उनके भई साले भी रिश्ते में लगते थे और बहुत ही खाने के बहुत शौकीन आदमियों में से थे, तो बात आई गई हो गई। इस तरीके से वो बच गए, उनकी ये थ्योरी काम आई। खाना वहाँ पर ये चलता रहा, फिर उसके बाद जब हुकूमत बदली, ये हुकूमत वहाँ से असदुद्दौला के हाथ में आई और पूरी राजधानी फैज़ाबाद से उठ कर के लखनऊ आई, तब वो जो खाने की परंपरा थी शुजाउद्दौला के वक़्त में जो थोड़ी-थोड़ी पड़ी थी, वो लखनऊ में आकर के फलना-फूलना शुरू हुई। आसिफ़ उद दौला के टाइम में बहुत से बावर्ची ऐसे आए जिन्होंने बहुत से अच्छे-अच्छे खाने बनाए।
अब उनके टाइम में सलाद सोचिए वो अपने जो साले थे, उनका भी द बावर्ची खाना अलग था। सलार जंग का पुलाव, जिसे आप बिरयानी कहते हैं, बिरयानी और पुलाव में थोड़ा मामूली-सा फ़र्क है। और पुलाव उनके ऐसे मशहूर थे दुनिया भर में कि भई वो सलार जंग का पुलाव तो शुजाउद्दौला के वो आसिफुद्दौला ये बात कहते थे कि यार मैं तुम्हारे जैसा तो खुशनसीब नहीं हूँ जो तुम खाना खाते हो, जो तुम पुलाव खाते हो। तो उन्होंने बहुत बड़ी ख़्वाहिश की कि सलार जंग साहब अपने बावर्ची से कहिए कि ज़रा हमें भी अपने हाथ का पुलाव खिलाएँ। तो सलाह जंग साहब ने अपने बावर्ची से कहा। आप सोचिए अहमियत बावर्ची की अहमियत, नवाब साहब की और खाने की समझ देखिए। वो ये कहते हैं कि जब हमने उनसे कहा अपने बावर्ची से कहा सलाह जंग साहब ने कि भई आज तुम रोज़ जिस मिकदार में पुलाव बनाते हो, आज इसका दुगना बनाना। तो पूछा क्यों बनाएँगे दुगना? कहने वो नवाब साहब को वो आसिफुद्दौला साहब को भेजना है खाने के लिए। अब भई नवाब थे आसिफुद्दौला तो लेकिन बावर्ची ने क्या किया? बावर्ची ने मना कर दिया, कहा हम नहीं बनाएँगे। भाई सलाहजंग उनसे कह रहे कि भई नवाब को भेजना है खाना। कह रहे देखिए, एक ही शर्त पे हम बनाएँगे कि वो 2-4 ही लुक़मे खाएँगे, वो भी आप अपने हाथ से देंगे और उसके बाद आप पानी ज़रूर लेकर साथ जाइएगा अपना। तो भई वो कहते हैं ठीक है हम ये शर्त मान लेते हैं। तो भैया अपना वो पुलाव बनाते हैं। वो पुलाव शुजाउद्दौला के पास पहुँचता है। हम गलती से आसिफुद्दौला नाम ले रहे हैं। लेकिन वो शुजाउद्दौला के साले सलार जंग शुजाउद्दौला के थे। तो शुजाउद्दौला के पास भैया वो पुलाव पहुँचता है। वो लेके सलार जंग उनके जो साले हैं वो पहुँचते हैं वहाँ पर। अब वो खाना खाने बैठते हैं जब नवाब शुजाउद्दौला। 1 लुक़मा खाया, 2 खाया, 3 खाया, तीस चौथे पे वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। वो बड़ी बे भई नवाब साहब खाना खा रहे हैं और कोई हाथ पकड़ ले, तो भई वो घूर करके देखते हैं कि ये क्या हुआ? तो कहते हैं बस आप इतना ही खाइए। अब वही कहते हैं कि बावर्ची ने मना किया। तो वो रुक जाते हैं उसके, फिर उनको जो प्यास लगती है, बार-बार उनको पानी दिया जा रहा, पानी दिया जा रहा। तो ये क्योंकि देखिए खाना इतना रिच, इतने मेवे मसाले उसमें इस्तेमाल किए थे, मसाले कम ही होते हैं, मेवे बहुत इस्तेमाल किए थे। तो उस खाने की ये अपने लखनऊ के खाने की एक बड़ी ख़ासियत है। उसमें ये कहा जाता है कि ये खाना बहुत चारे के अंदाज़ में नहीं खाया जाता कि भर-भर के पेट भर के खाओ, थोड़ा-थोड़ा खाना खाया जाता है और थोड़े खाने में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी इसकी वो नहीं लगेगी कमज़ोरी नहीं आने पाएगी। जब शुजाउद्दौला खुद ही भई वो कहते हैं कि हमने ऐसा पुलाव नहीं खाया और ऐसी ताकत, वाह! ये एक तरीका ये चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसी खाने में ताकत से एक और किस्सा आपको बताएँ कि एक यहाँ पे भई न वो थे मिर्ज़ा मेहंदी, मेहंदी साहब, तो उनका भी दस्तरख़्वान बहुत मशहूर था लखनऊ। वो भी खाना बहुत मतलब बहुत ही शानदार पकवाते थे। तो उन्होंने एक पहलवान को दावत दे दी और अपने थोड़े अज़ीज़ अक़ारिब और दोस्तों को बुलाया और कहा कि इनके साथ भई आप भी खाना खाइएगा। तो भैया वो खाना खाने पे पहलवान अब जो है शाम में भूख लगी और वो बार-बार खाने के लिए तड़पे और ये मेहंदी साहब जो है खाना देना, भई खाना आ ही नहीं रहा, खाना आ ही नहीं रहा और पहलवान मार भूख से बेचैन हुआ जा रहा, बेचैन हुआ जा रहा। तो भैया मेहंदी साहब ने फिर बहुत जब देखा कि बिल्कुल उठने की उस पे है, तो एक छोटी-सी प्लेट में 1 2 निवाले ला के चावल पुलाव के उनको दिए। भैया उसने जल्दी से उसको फ़ौरन ख़ास-पोश पलटा और खाना शुरू किया, 2 लुक़मे में काम खत्म। अब वही वो फ़ौरन फिर पानी-वानी पीने लग गया। फिर मिर्ज़ा साहब अंदर चले गए, मेहंदी साहब। अब बाद में वो पूरी प्लेट 2-3 प्लेटें भर कर के खाना आया बाहर। अब उनसे कहा कि भई अब देखिए थोड़ी-सी गलती ये हो गई कि पकने में थोड़ी-सी देर थी, तो आपको भूख लगी थी। तो हमने ये सोचा कि आपको भी थोड़ा जब तक कि चखा दें, उसके बाद पूरा खाना आप इत्मीनान से खाइएगा। अब वो पहलवान कहा कि भैया जब भूख होगी तब तो खाएँगे, अब तो मेरा पेट भर गया। तो कहने लगे सब लोग भई हैरत से देखेंगे 2-4 निवाले में पहलवान का पेट भर गया, जबकि ये तो पूरा टीला लगा करके चावल खाने का आदमी। ये ओई पूरा बकरा सोचिए वो खा जाते थे, एक मतलब दरमियानी बकरा पूरा वो खा जाते थे दिन भर में। अब वो थोड़े से चावल में पुलाव के तैयार। तो मेरे मेहंदी साहब मुस्कुराए, कहने लगे, "अच्छा ठीक है, आज आप चले जाइए, पानी पीते रहिएगा। कल आप जब फिर आपकी दावत है, फिर आइएगा, फिर आप बताइएगा कि भई आपको ये जो थोड़ा-सा आपने चावल खाया है, थोड़ा-सा पुलाव खाया है, ये इसमें उतनी ताकत है कि नहीं जो आप पूरा खाना खाते हैं उसके मुकाबले?" फिर वो अगले दिन आए। अगले दिन उन्होंने भई सबको बता के हैरत में डाल दी। कहे, "नहीं यार, मैंने वो जो 2-3 निवाले खाने खाए और उसके बाद मुझे उतनी उससे ज़्यादा ताकत तो कभी महसूस ही नहीं हुई। उससे ज़्यादा ताकत मुझे कभी महसूस ही नहीं हुई कि मैं इतना-इतना खाना खाता था और ये 2-3 पुलाव के।" तो ये पुलाव की लखनऊ की ख़ासियत थी। लखनऊ में पुलाव जो है तो थोड़े तरीके का नहीं बनता था। 8-10 तरीके तो बहुत मशहूर थे कि भई मोती पुलाव और चंबोली पुलाव और कहलाता था कि भई गुलज़ार पुलाव, नूर पुलाव, अनार पुलाव, ये सब तो थे मतलब 200 तरीके के पुलाव लखनऊ में।
बनते थे और उसके बाद भई इसके ऊपर कौरमा होता था, कबाब बनते थे। कबाब में देखिए आज की तारीख में लोगों को बहुत बेगलावटी कबाब और शामी कबाब बहुत मशहूर है हमारे। टुंडे की कबाब की तो मतलब ये भई दुनिया के 15वें नंबर पे आया है, 15 के अंदर की भई टॉप। लेकिन कबाब भी लखनऊ की देन है। लखनऊ ने बनाया। अच्छा फिर भई एक लखनऊ के खाने की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या थी? देखिए एक तो रिच बहुत था। ये थोड़ा-सा खाइए और आपको मतलब भर का वो तरावट दे देता था और ताकत भी देता था। लखनऊ का खाना कभी बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाया गया। इसीलिए लखनऊ के खाने की अच्छाई उस खाने की अच्छाई कहेगी जिस खाने के बाद आपको बहुत शिद्दत से प्यास महसूस हो। यानी भई बदन जो है फ़ौरन पानी माँगता है। आप लखनऊ के खाने की यही सबसे बड़ी ख़ासियत है। और भई अब्दुल हलीम चराव ने तो बिरयानी और पुलाव में जो एक फ़र्क डाला है लखनऊ के कि भई लखनऊ का पुलाव बिरयानी में कोई बहुत फ़र्क नहीं, बस बिरयानी थोड़ा-सा मसाला ज़्यादा डाल कर के थोड़ी इसकी सूरत बिगाड़ दी जाती है, थोड़ी गंदी-गंदी सी लगती है। पुलाव बिल्कुल साफ-सुथरा लगता है। अच्छा लखनऊ के पुलाव की भई ख़ासियत भी यही रही कि वो बिल्कुल फरहरे चावल, बिल्कुल साफ-सुथरा, आप यूँ डाल दीजिए और अलग-अलग रंग के देख लिए। रंगों से याद आया भई रंग लखनऊ के खाने में जो सबसे और भी बेहतर चीज़ है कि भई खाने तो और जगह भी अच्छे हैं, लखनऊ के खानों को सजाया भी बहुत गया, उसमें रंग डाले गए। मुझे एक पुलाव तो ऐसा बना कि उसको नवरत्न पुलाव कहते थे। नवरत्न पुलाव में 9 रत्न जो 9 तरह के भई अलग-अलग नगीने होते थे, रत्न होते थे, उनका रंग होता था और चावल वो जब वो किसी प्लेट में रखे होते, तो लगता कि मतलब भई कितने तरह के इसमें वो रखे हैं, नग रखे हुए हैं, रत्न रखे हुए हैं, जबकि वो पुलाव था। लखनऊ के पुलाव में रंग डाले गए। अच्छा एक अनार पुलाव होता था और मोती पुलाव, उसके चावल के दाने शीशे की तरह चमकते थे। याकूत की तरह उसका लाल चावल, बिल्कुल सफ़ेद चावल। तो ये क्या था, ये दोनों बिल्कुल ये लखनऊ के बावर्ची अच्छा ये सब होता क्यों था? भई ये इतने खानों में लखनऊ में नवाब हों या कोई भी हो या नवाब के साथ भी उनके जो वज़ीर थे और उनके जो रिश्तेदार थे, जो थोड़े ज़मींदार टाइप के लोग थे, जो उनके महलों में आना-जाना था, वो सब अपने-अपने बावर्चियों पे बहुत ध्यान देते थे और सबके पास बावर्ची बहुत से लखनऊ में पूरा बावर्ची टोला है, मंसूर नगर के बावर्ची बहुत ही मशहूर है। अच्छा एक रकाबगंज महल्ला है, अमूमन लोगों को नहीं पता कि रकाबगंज महल्ले को रकाबगंज क्यों कहते हैं? होता क्या है कि रकाबदार एक होते थे। देखिए लखनऊ के खाना बनाने में 3 तरह के लोग होते थे। एक होते थे देगचू, जो देगों को धुलते थे, साफ करते थे, उठा के रखते थे, भारी-भारी देग होती थी ना खाना पकाने के लिए बड़ी, तो वो खाना पका के उसमें रखते थे। दूसरे होते थे बावर्ची जिनका ज़िम्मेदारी थी कि भई ये पूरा खाना बड़ा देगों में वो बनाएँगे, कोरमा बनाएँगे, पुलाव बनाएँगे और एक होते थे रकाबदार, जो असली लखनऊ के खाने की जड़ रकाबदार होते थे। वो कभी वो उनको उनके साथ ये बड़ी बेइज़्ज़ती मानी जाती थी अगर उन्हें कोई देग में खाना पकवा ले, वो छोटे-छोटे पतीलियों में खाना बनाते थे, बिल्कुल थोड़ा-सा और रकाबदारों का ही काम था खाने को सजाना, खाने को खूबसूरत बनाना। तो यहाँ के रकाबदारों ने तो अंग्रेज़ों को फ़ेल कर दिया, बाद में जब अंग्रेज़ यहाँ आए हैं तो उन्होंने तो भई यहाँ से सीखा कि खाना कैसे सलीके से लगाया जाता है। भई उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भई अनार बनाया, अनार का पूरा ऊपर का हिस्सा बिल्कुल उस अनार जैसा और वो पूरा शक्कर का। अंदर उसके बीज बनाए, बीज में बादाम में और ये पिस्ता इसको इस्तेमाल किया और बीच में जो कवर होता है नाशपाती का मुरब्बा, रस बना कर के उससे अनार बनाया गया। आप उसे खोल दिए उसके अंदर जो परत परत होती है, वो तक शक्कर की बनाई गई। ये पूरा लखनऊ में काम होता था कि भई लखनऊ में खाने पे बहुत प्रयोग हुए, सजावट में बहुत प्रयोग हुए। अब आप सोचिए भई पूरा लखनऊ में पूरी तो पहले से भई पूरी यहाँ के खानों में पहले से थी। तो ये हुआ कि भैया पूरी का जो बदल है वो क्या होगा क्योंकि भाई ये सब बाहर ईरान से आए थे, तो इनको ख़मीरी रोटी खाने की आदत थी। तो पूरी को देख कर के इनको लगा कि भई इसमें जो है थोड़ा घी भी लगा कर के पराठे बनाए जाएँ। पराठे दिल्ली के हालाँकि बहुत मशहूर हैं लखनऊ के मुकाबले। तो लेकिन अब हैं मशहूर तो हैं, लखनऊ के पराठे उतने मशहूर नहीं। तो लेकिन क्या हुआ यहाँ परतदार पराठे की बनाने की वो आई कि इस ऐसे बना जाए, फिर थोड़ा-सा प्रयोग किया गया। एक लखनऊ में मोहम्मदू नाम के एक बावर्ची आए, वो नहारी बनाते थे, टीले वाली मस्जिद के पास हाँ, नहीं फ़िरंगी महल के पास बनाते थे। तो फ़िरंगी महल के पास उनका अपना बावर्ची खाना भी था, वो वहीं काम करते थे, तो उन्होंने एक रोटी बनाई। उन्होंने क्या किया कि भई वो कुलचे तो बना ही रहे थे, उन्होंने वो बनाया, ख़मीरी रोटी भी बना रहे थे, पराठे भी बना रहे थे, तो और उसके बाद पराठे से थोड़ी तरक्की करके बाक़रख़ानी तक बनने लग गई थी। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई शीरमाल, मोहम्मदू की शीरमाल। मोहम्मदू की शीरमाल में नसीरुद्दीन हैदर बादशाह थे, उस वक़्त जो वो बनाई उन्होंने, वो बिल्कुल वैसी रोटी बनी कि भैया उसमें इतना घी और इतनी उसकी शक्ल बिल्कुल ज़ाफ़रानी।
तो वो लोगों को बहुत पसंद आई। मोहम्मदों को तो ऑर्डर के लिए पुराने लिखने वाले लिखते हैं कि मोहम्मदों को उस वक़्त 1-1 लाख शीरमाल बनाने के ऑर्डर मिलते थे और वो ये सब बनवा लेते थे। तो लखनऊ ने खानों में भई तमाम प्रयोग किए, रोटियों में प्रयोग किए। यहाँ एक रोटी थी उसका नाम था नान जलेबी। नान जलेबी बहुत कम कारीगर बना पाते थे, बहुत कम से बावर्ची बना पाते थे, नान भाई बना पाते थे। तो क्या था कि वो यहाँ की शीरमाल अब देखिए लखनऊ जो शुरू होता है, अभी ये तो पूरा उसका इतिहास हो गया कि भई इसने कैसे-कैसे खाने कबाब बनाए, काकोरी का कबाब जो आपके यहाँ बहुत मशहूर है, वो कैसे बना, ठीक है? सादत अली खां के टाइम में कबाब इजाद हुआ, किसी के टाइम में रोटी हुई, किसी के टाइम में शीरमाल हुई। लखनऊ के सुबह नाश्ते में रोगनी रोटी को जानते हैं क्या कहते हैं? घी उसमें इतना डाला जाता था, वो इतनी बारीक होती थी जैसे एक गफ्ती का कवर। और उस रोटी की रोगनी रोटी की खासियत है कि उसपे कोई सेंकने के काले चित्ती के निशान नहीं होते थे, बिल्कुल साफ-सुथरी वैसी रहती थी और कच्ची भी नहीं होती थी। और उसे मीठे घी से खाया जाता था, मीठा घी भी अजीब तरीके से बनता था, जो हमारे खाने को बहुत बाद तक की हमारे यहाँ नाश्तों में रहा है। एक रवायत थी हमारे यहाँ। अच्छा फिर लखनऊ में एक आर्ट थी। वो खाना जो दिखाते थे, जो आपको लगता था कि ये खाना ऐसा है, वो वैसा होता नहीं था। ये तो वाजिद अली शाह के टाइम में हो कि वाजिद अली शाह अपने एक जानने वाले के यहाँ गए और उन्होंने खाना खाना शुरू किया, तो भैया जो चीज़ खाएँ वो सब शक्कर की। वो लौकी की सब्ज़ी भी उठाएँ तो वो शक्कर की, करेले की सब्ज़ी उठाएँ तो वो भी शक्कर की, हुलिया बिल्कुल लेकिन करेले जैसा। तो ये एक लखनऊ का तरीका था। एक साहब थे भई लखनऊ के नवाब, उन्होंने अपने एक दोस्त को दावत दिया। कहा कि भई आज रात में आप खाना थोड़ा-सा कम वो अपना करिएगा, हम खाना आपका एक भेज देंगे, आप खाइएगा। तो भैया वो रात में इंतज़ार करें अपने दो खाना आने का। तो एक भई नौकर उनका खाना लेकर के आया। उन्होंने ख़्वानपोश पलटा तो देखा उसमें भैया कच्चा कद्दू रखा। थाल उसमें कच्चा कद्दू, तो उन्होंने अपने भई बहुत बिगड़े और उन्होंने फ़ौरन उनसे कहा कि भई इसको रखवा दो, इसको सुबह नाश्ते में बनाना, अब इसको कुछ और बना कर के हमें खिलाओ। तो जो नौकर लाया था वो मुस्कुराया कि नहीं अरे हुज़ूर इसे काट के चम्मच से खाइए, ये कद्दू नहीं है। जब वो खाते हैं तो कहते हैं अरे कितना लज़ीज़, ये तो खाना पका हुआ, तो वो कद्दू की शक्ल का बिल्कुल। मतलब बिल्कुल कद्दू हूबहू कि वो कच्चा कद्दू समझे उसे। ऐसे ही यहाँ करेला बनता था, ऐसे ही यहाँ भिंडी बनती थी कि बिल्कुल हूबहू लगता था करेला वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन वो पका हुआ होता था। कई बार तो यहाँ बावर्चियों ने उसे बिल्कुल शक्कर की तरह बना दिया, शक्कर का करेला। तो ये सब यहाँ खेल होते थे। फिर यहाँ अच्छा एक दाल यहाँ बनाई, बहुत बावर्ची ने बनाई, जानते हैं किस चीज़ की? पिस्ते की दाल और बादाम का चावल। अच्छा दाल से एक याद आया कि भई पिस्ते की दाल चावल तो बहुत भई रिच हुआ और वो ऐसे बनाते थे काट-काट के दाल बिल्कुल वो दाल लगती थी और वो पिस्ते का चावल लगता था। वो बादाम का चावल जो था बिल्कुल चावल हूबहू लगता था। ऐसे ही एक बावर्ची को भैया आसिफउद्दौला ने कहा कि तुम क्या बना लेते हो? कहेंगे हम तो उड़द की दाल यानी माश की दाल बना लेते हैं। तो मैंने अच्छा ठीक है तुम माश की दाल बनाना और कै रुपए लोगे? नहीं तुम्हें तनख्वाह क्या होगी? कहने 500। कहे ठीक है, अच्छा ठीक, कर रख लो। लेकिन उसने कहा कि एक शर्त है हमारी आपके साथ, अगर हम जब आपको दाल खाने का मन करेगा तो आपको हमको पहले से हमें बताना होगा। चल ठीक है। अब ये नवाब साहब ने उनसे हफ्तों पहले कहला दिया कि हम जो है फलाँ दिन उड़द की दाल खाएँगे। तो उसने कहा था कि आप हमें बता दीजिएगा और जिस वक़्त हम कहेंगे उसी वक़्त आपको खाना है। वो बात आई गई हो गई। नवाब साहब ने कहलवा दिया, भाई साहब ने दाल बनाई बावर्ची साहब ने। तो दाल बना कर के बिल्कुल नवाब साहब से कहलवा भेजा कि भैया अब आप इसे खा सकते हैं। नवाब साहब किसी बातों में मशगूल हो गए या उस वक़्त पे नहीं जा पाए। तो देर हो गई उन्हें जाने में, तो बावर्ची को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि हमने उनसे कहा था और उन्होंने ये नहीं किया, उसकी तौहीन की। बावर्ची ने उस खाने को ही एक पेड़ के नीचे फेंक दिया और फिर इस्तीफ़ा देके चला गया, आसिफउद्दौला को। आसिफउद्दौला ने ब 2-4 दिन बाद पता कराया, तो पता चला वो तो चले गए और जहाँ दाल फेंकी थी वहाँ पे सूखी घास थी। हालाँकि इसे अतिशयोक्ति ही कहेंगे, सूखी घास थी, वो वहाँ हरी हो गई। आसिफउद्दौला ने फिर उस बावर्ची को बुलवाया भी। मतलब इस तरीके से भई ये सारे जो नवाब थे, इन लोगों ने उन बावर्चियों की बहुत अहमियत दी। ये मना कर देते कि आपको इस फला टाइम खाना है, ठीक है खाएँगे। ये कह देते नहीं खाना है, नहीं खाएँगे। मतलब बावर्ची की इतनी है और फिर ये तरह-तरह के प्रयोगों को बहुत इज़्ज़त देते थे कि अगर कोई आदमी कुछ करके आ रहा है तो आप सोचिए आसिफउद्दौला को तो वो भी बहुत पसंद थी, मलाई। लखनऊ में 2 काम दूध के साथ बहुत हुए। एक दूध की परत उतार-उतार जो उसकी मलाई बनती है, मलाई को बलाई आसिफउद्दौला ने कहा था। पूरी दुनिया मलाई कहती है, मतलब सारा मुल्क जो है हमारा मलाई कहता है, लखनऊ के लोग बलाई कहते हैं, क्योंकि बलाई आसिफउद्दौला ने कहा था। आसिफउद्दौला ने कहा था ये बलाई है, दूध के ऊपर की चीज़ है, तो बलाई से जो परतदार वो बनाते थे मिठाई और हलवा ये सब, वो उन्हें बहुत पसंद था, बेइंतहा वो उसको पसंद करते थे। लखनऊ की मिठाइयाँ भी बहुत मशहूर थी। हर तरह यहाँ जो प्रयोग हुए मिठाइयों में, वो दुनिया में शायद ही कम जगह पे हुए होंगे। तरह-तरह की मिठाई बनाई गई और हर मिठाई को नवाब चखते थे, पसंद करते थे, जिस पे अच्छा लगता था उसकी वो तारीफ़ें करते थे। ये सारी चीज़ें लखनऊ में चल रही थी। फिर क्या हुआ? 1857 आया।
गदर हो गई। पूरा लखनऊ तहस-नहस, नवाब वाजिद अली शाह यहाँ से मटिया बुर्ज भेज दिए गए। मटिया बुर्ज भी सोचिए वो यहाँ से बावर्ची लेके गए अपने साथ। लेकिन लखनऊ तो तबाह हो गया ना। तो जब बादशाह, नवाब और वज़ीर सबकी हालत खराब हुई, तो बावर्ची कैसे रह जाते? फिर बावर्चियों ने क्या किया? बावर्ची चाहे थे तो भई अपना छोड़-छाड़ के चले जाते। बावर्चियों ने लखनऊ में छोटी-छोटी दुकानें अपनी खोल ली। किसी ने कहीं बिरयानी की खोल ली, पुलाव की, किसी ने कहीं कबाब की खोल ली, किसी वो दुकानें इतनी मकबूल कि भई नवाबों के घरों का खाना उतर कर के सड़क पे आ गया। फिर वो गलियों में आ गया। फिर गलियों में जो उसे इज़्ज़त बख्शी गई। आप ये समझिए लखनऊ की गलियाँ 1857 की गदर में जो तहस-नहस हुई थी, उन्होंने नवाबों के दौर का सारा खाना अपने यहाँ बचा लिया। वही बचा हुआ खाना, वही गलियाँ, वही मोहल्ले, वही अकबरी गेट, वही फिरंगी महल, वही नक्कास, वही चौक, वही अमीनाबाद, वही मौलवीगंज, वही रकाबगंज, ये सा वही डालीगंज, हज़रतगंज, ये सारे क्या हैं, इन सब ने उन सारे खानों को गले लगा लिया और सहेज लिया। फिर यहाँ की गलियों में वो खाना बिकना शुरू हो गया। यहाँ पे भई लखनऊ में तो सोचिए पनीर की पूरी, जिसमें आटे का कोई इस्तेमाल नहीं, पनीर को इतना गूँधा, इतना गूँधा, इतना गूँधा कि वो आटे जैसा हो गया, उसकी पूरी बना कर के खाई गई। तो लखनऊ के खानों में लगातार प्रयोग किए गए। अब गोलगप्पा जैसे भई पूरे आप हिंदुस्तान में टहलाइए गोलगप्पा खाने के लिए तो आपको आलू मिलेगा। लेकिन लखनऊ वाहिद शहर है, जहाँ पे आपको बहुत मटर मिलेगी, वो भी बहुत पकी हुई बिल्कुल गली-गली मटर। जानते हैं क्यों? लखनऊ के खाने में जो नवाबों ने बहुत शुरुआत से रखा कि कोई भी खाने में बहुत ज़हमत ना हो। मतलब आपको बहुत चबाना ना पड़े, इसीलिए कबाब ऐसे बने कि मुँह में जाएँ, घुल जाएँ। नहारी तक की ऐसी है कि आप एक हाथ से यूँ करके तोड़ लीजिए और आराम से खा लीजिए। कुलचा उसका इतना सस्ता बनाया गया कि वो एक उँगली से यूँ टूट जाए। तो यहाँ के खाने में इतनी नरमी भरी इसीलिए गोलगप्पा जो पानी का बताशा कहते हैं, लखनऊ में इतना उसमें जो मटर गली हुई डाली जाती है, ताकि आपको बहुत ज़हमत ना हो, आप आराम से खा लीजिए। तो हम यूनेस्को ने हमारे गोलगप्पे को भी बहुत इज़्ज़त दी, हमारी चाट को भी अब बास्केट चाट देखिए भई ये तो प्रयोग था ना, भई आलू की बास्केट बना करके उसमें चाट बनाना। मटर और आलू ये सब भरना। तो ये भी लखनऊ के अच्छा प्रयोग में लखनऊ कभी पीछे नहीं रहा। सोचिए कश्मीरी चाय आप पूरे कश्मीर में हो जाइए मेरी गारंटी है, आपको किसी गाँव से लेके कस्बे, शहर कहीं नहीं मिलेगी वो कश्मीरी चाय जो लखनऊ में मिलेगी। लखनऊ में कश्मीरी चाय का प्रयोग ऐसा हुआ भई कश्मीरी महल से निकली और उसमें जो चाय बनी वो गुलाबी रंग की चाय, इलायची पड़ी और फिर उसे एक बिस्किट के साथ खाया जाने लग गया। लखनऊ के चलन में अब सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में 2 चीज़ लखनऊ, एक कश्मीरी चाय रात में और सुबह हमारा मक्खन। मक्खन भी हमने दूध से फेंट करके निकाला। देखिए हमारे यहाँ खानों में बहुत प्रयोग हुए और इसी प्रयोगों को भई इसी को कहा गया रचनात्मक, इसी को कहा गया है वो ज़िंदा खाना यानी चलने वाला इसमें बहुत वो है भई ज़िंदगी है। हमारे खाने में लगातार प्रयोग होते हैं। हमारे यहाँ खस्ते आप देखिए भई सुबह लखनऊ में आप चौक चले जाइए एक बक्से वाले खस्ते लगाए मिलेगा आपको। बक्से रखे हैं उसमें खस्ते रखे हैं और वो आधे कटे हुए आलू मसालेदार। वहाँ से शुरू करिए आप और फिर टुंडे चले जाइए, रहीम चले जाइए, इदरीस चले जाइए, मुबीन चले जाइए। हमारे एक बहुत अज़ीज़ हैं मोहम्मद अली साहब, उनका पुराना लखनऊ खाने का बहुत मशहूर है। वो खाना भई मलाई कोफ्ता और ये सब बनाते हैं और उनके खाने में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जो लखनऊ के खाने के पुराने सौंधेपन को लिए हुए हैं। तो मोहम्मद अली हैं, परवेज़ साहब हैं, ये सब लोग उस काम को कर रहे हैं। आज भी लखनऊ के आप गलियों में चले जाइए, लखनऊ के मोहल्ले में चले जाइए, हम ये गारंटी लेते हैं कि लखनऊ के गली-कूचे में भी जो कबाब पराठा मिल रहा है, वो किसी भी बड़े शहरों के होटलों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि कोई हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कबाब परा भई टुंडे और ये तो बहुत मशहूर हैं भई 100 साल पुरानी दुकानें हो गई हैं और वो उस ज़माने से करते चले आ रहे हैं काम। रहीम एक ज़माना हो गया मतलब कितनी नस्लें बदल गई उनके बाद लेकिन वो कुलचे नहारी के आज भी वही स्वाद रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पूरी सब्ज़ी और सब चीज़ें भई कद्दू और आलू की सब्ज़ी जो भंडारे में हमारे यहाँ बँटती है, जेठ के महीने में जो बड़ा मंगल लगता है। पूरे हिंदुस्तान आप हो आइए, हमारी ये तो भई गारंटी है कि आपको वो कद्दू की सब्ज़ी और कद्दू आलू की सब्ज़ी मिला कर के जो बनाते हैं वो और वैसी पूरी आपको नहीं मिलेगी, जो हमारे यहाँ भंडारों में होती सोचिए। हमारे यहाँ ख़ास खाने, आम खाने सब में बहुत सी सलाहियतें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पुराने टाइम से चली जा रही हैं। इसी को तो रिकॉग्नाइज़ किया गया है, इसी को तो कहा गया है कि भैया ये जो 200 साल पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसको हमने सहेजा है और सहेजता कोई एक आदमी नहीं है, सहेजती कोई एक हुकूमत नहीं है, सहेजता कोई बहुत ताकतवर आदमी नहीं है, सहेजते जानते आम लोग हैं। आप लखनऊ के मौलवीगंज की गली में चले जाइए, आपको कुलचे नहारी और कबाब पराठे और यहाँ तक कि बर्गर मिल जाएगा आपको कबाब का।
तो वो है भई उन्होंने सहेजा। आप रकाबगंज चले जाइए, आप अमीनाबाद चले जाइए, आप चौक चले जाइए, नक्खास चले जाइए, बजाजा चले जाइए, पाटानाला, हुसैनाबाद कहीं चले जाइए। ये सब जगह गली-कूचे में कोई एक कबाब पराठा लिए बैठा होगा जो 40 साल, 50 साल से लगा रहा होगा। हमारे यहाँ चाय बहुत मशहूर रही, तो ये सारे खाने हमारे यहाँ किए गए। अच्छा ये क्योंकि ये चीज़ें होती कैसे जब शहर के लोग पसंद करते हैं और जब लोग उनको वैसी चीज़ें ला कर के देते भी हैं। आप ठेले पे सोचिए हम आपको ऐसे-ऐसे लखनऊ में दिखा देंगे जो 30-30 साल से ठेले पे बिरयानी बेच रहे हैं और लोग खाने वाले उनकी एक मतलब आप किसी से बोले कोई कहेगा हम 20 साल से यहाँ खा रहे हैं। भुनी कलेजी बेच रहा है, कोई टिक्की बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई बन मक्खन लगा रहा है, कोई आदमी आपको खाली मक्खन मलाई बेच रहा है, कोई कुछ मतलब आप सोचिए पान की दुकान के भी हमारे यहाँ एक ज़माने से मतलब ऐसे-ऐसे 50-60 साल, 100 साल ऐसे पान वाले हैं, जो पान लगा रहे हैं। और इन सब से अलग एक आपको बहुत दिलचस्प बात से यहाँ पर ख़त्म भी करेंगे हम, क्योंकि बात भई कितनी करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक दिलचस्प बात कि प्रेग्नेंट औरतों को माना जाता है कि उनको बहुत भई सौंधी मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। जैसे चूल्हा अगर किसी ने देखा होगा चूल्हा-वूल्हा तो उसमें जो मिट्टी पक जाती है तो उसे वो हल्का-सा खुरच के खाती है। एक एक ये कोई परंपरा नहीं है, ये लोग पसंद करते हैं, ऐसा कहा जाता था, औरतें पसंद करती हैं। तो लखनऊ में इसके लिए जानते हैं क्या काम किया? लखनऊ में अकबरी गेट के पास एक कुम्हारिन ने इतने-इतने चिप्स मिट्टी के बनाए, जिसको वो भूनती थी, जहाँ पे अपनी सिकौरी-विकौरी बनाती थी, वहीं वहाँ उसको भी बनाती थी, वो इतने-इतने चिप्स। वो ख़ास औरतों प्रेग्नेंट औरतों के लिए मिलते थे कि वहाँ जा कर के लोग लाते थे। सोचिए उन्होंने उन वो जो मिट्टी खाने का जो एक थोड़ा बहुत लोगों को शौक होता है, उसके तक के लिए उन्होंने मिट्टी के चिप्स ऐसे बनाने शुरू कर दिए। तो वहाँ से शुरू करिए हमारी बिरयानी, कौरमा कबाब, आप सोचिए लखनऊ के तो खाने बहुत ही वो हैं। लखनऊ के खाने खाली शहर के नहीं फैज़ाबाद से चले आ रहे हैं। लखनऊ को कस्बों ने सींचा है। आप रुधौली के खाने दे उठा लीजिए, आप काकोरी का कबाब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लखनऊ का एक कस्बा ही तो है। आप भई मसौली के चंद-कले, बटेरे ये सब हैं, जो आज की तारीख में मशहूर है, पहले नहीं रही थी लेकिन अब बहुत मशहूर हो गई। भई अब आप जाइए लखनऊ तो वो फ़ौरन लोग बात करने लगेंगे उनकी। तो क्या है कि खाने सारे ये हम वहाँ कहते हैं आस-पास में ये संडीला के लड्डू, ये सब लोगों ने मिल कर के क्या किया लखनऊ के खाने को रिच किया। कस्बों ने लखनऊ को सींचा, बावर्चियों ने लखनऊ को सींचा और एक शहर जिसको बावर्चियों ने, सिर्फ़ बावर्चियों ने इस दुनिया के उस जगह पे रख दिया कि आज पूरी दुनिया से मान रही, यूनेस्को उसको सर्टिफ़िकेट दे रही है, सारे लोग इज़्ज़त कर रहे हैं। ये हमारे बावर्चियों की देन है, हमारे उन नवाबों की देन है जिन्होंने भई उन्हें इतना मौके दिए। सोचिए 2-2 हज़ार रुपए प एक दिन में तो उस वक़्त खर्च कर देना बावर्ची खाने के ऊपर। बड़ी बात थी और ₹1500 भई वो जो सलारजंग का जो बावर्ची था ₹1500 उस वक़्त लेता था खाना पकाने के लिए उनको दिए जाते थे। और उसके बाद उनके नखरे भी होते थे, उनकी अपनी ज़िद होती थी, उनके अपने कानून होते थे, वो ये कहते थे ये करो, ऐसे रहा जाए। तो ये क्योंकि ये सब जब आप इज़्ज़त देते हैं, जब लोगों को मौके देते हैं कुछ करने के, जब उनके हाथ खुले छोड़ते हैं कि भई आप कर लो। अब हम आपको इस किस्से के साथ थोड़ा-सा ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत सी बात हो जाएँगी। नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर के टाइम में उनका एक बावर्ची था जो एक 5 सेर में 1 पराठा बनाता था, उनके 6 पराठे बनते थे तो 30 सेर घी लगता था। तो उनके बहुत मतलब बहुत ताकतवर वज़ीर थे आगा मीर। आगा मीर महमूद-दौला कहलाते थे। आगा मीर की ड्योढ़ी लखनऊ में बहुत मशहूर है, बहुत ताकतवर वज़ीर ग़याज़ुद्दीन हैदर के। तो उन्होंने भैया पता कराया कि इतना घी कैसे लग रहा है? तो उन्होंने देखा कि हम कल हमारे सामने पराठा बनाना। भैया उसने 30 सेर घी लिया और पराठा बनाना शुरू किया, तो थोड़े से में पराठा बन गया। फिर बाकी घी जो बचा उसने फेंक दिया नाली में। अब वही आगा मीर को बुरा लगा, नहीं ये तो पूरी खाने की बर्बादी है और अब से तुमको 5 सेर घी नहीं मिलेगा एक अब 1 सेर घी में 1 पराठा बनाना खाली, तो उनको 5 सेर घी दिया जाए। उसने कहा ठीक है। अच्छा इन्होंने उससे पूछा कि भैया तुमने फेंक क्यों दिया? उसने कहा कि अब घी में ताकत नहीं रही, घी तेल में बदल गया है। तो इन्होंने फिर उसपे सख्ती शुरू की, उन्होंने कहा कि भैया 5 सेर घी में ही अब सारे पराठे बनाओ। हफ्ता गुज़रा, ग़ाज़ीउद्दीन हैदर को लगा कि भैया खाना जो है ये पराठे जो हैं ये तो कुछ अब वैसे नहीं रहे, तो उन्होंने बुलवा भेजा बावर्ची को। उन्होंने कहा कि भई अब पराठों में वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो उसने कहा कि भई आपके जो वज़ीर हैं आगा मीर साहब, उन्होंने उसकी मिकदार कम कर दी जो हम माँगते थे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि हम 30 सेर घी माँगते थे और वो 5 सेर घी कहते हैं उसमें जैसे बनेगा वैसे ही आपको दिया जा रहा है। भैया उन्होंने आगा मीर को बुलवा भेजा ग़याज़ुद्दीन हैदर ने और बुलवाने के बाद उन्होंने कहा कि क्यों? तो कहने लगे ये असल में लूट-खसोट बहुत करते हैं, 5 सेर घी में जो काम हो जाए 30-30 सेर घी लगाते हैं।
और उसे बर्बाद करते हैं। तो जो लिखा है तारीखदान ने कि उन्होंने मारना शुरू कर दिया अमीर को, गैर जिम्मेदार ने। कहने कि तुम इतना लूट-खसोट मचाए हो, तुम सारे लोग वज़ीर जो नोच-खसोट लगाए हुए हो। अगर मान लो हमारे बावर्ची ने 5 सेर की जगह 30 सेर घी इस्तेमाल कर लिया, तो किसके ऊपर किया? हमारे ऊपर किया ना। हमारे ऊपर 25 सेर घी अगर फेंक भी दिया जा रहा है, तो तुमको काहे तकलीफ हो रही? भैया उसके बाद वो आगामी कान पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि भैया इनको 30 सेर घी दिया जाएगा। तो ये एक तरीका था कि भई अपने बावर्ची की इतनी सोचिए वज़ीर को मारने लग गए कि बावर्ची के खाने में उसने दखल दे दिया। ये वो तरीके हैं जिससे आप एक परंपरा डाल रहे होते हैं। आज भी बावर्ची की भई हमारे अपने घरों में बहुत इज़्ज़त है। अगर मान लीजिए भई जैसे हमारे पापा जी खाना बनाते थे, तो हम लोग उनको कुछ कह थोड़ी नहीं सकते थे, वो तो हम लोग को बहुत चिढ़ाते भी थे। तो ये क्या है, ये आज तक चला आ रहा है कि लखनऊ के घरों में भी खाना पकाने वाले, दुकानों में भी खाना पकाने वाले, गलियों में भी खाना पकाने वाले, बड़े-बड़े होटलों में खाना पकाने वाले। सब एक ही जैसी काबिलियत रखते हैं, सबके हाथ में एक ही जैसा मज़ा है और सब एक ही जैसी ये चाहते हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ प्रयोग करें, ताकि भई नए हमारे खाने वाले को कुछ तो अच्छा मिले। और उसको सजाते भी बहुत थे, उसको बहुत सँभालते थे। खाने हमने आपको बताया कि भई 3 तरह के लोग होते थे, देगचू जो देग धोएँ, बावर्ची जो खाना पकाएँ और एक होते थे रकाबदार, जो खाने को सजाते थे। और वो सजाने का चलन आज भी जारी है, आज भी लखनऊ में खाना सजा कर के ही दिया जाता है प्लेट में, कि आपको बहुत खूबसूरत-सा लगे। तो ये सारे तरीके अपनाए गए और इन्हीं तरीकों को जब 1857 में गदर हुई, सब खत्म हुआ, तो आम लोगों ने अपना लिया। आम लोगों के घरों में चले गए, शादियों में खाने पकवान ऐसे ही बनने लग गए। गली-कूचों में बिकने लग गए यही खाने, वही आज तक चले आ रहे हैं, वही हमारी परंपरा है, वही हमारी भलाई है, वही हमारे मलाई मक्खन है, वही हमारी जलेबी है, इमरती है, हमारी शीरमाल है, बाक़रख़ानी है, हमारी रोगनी रोटी है, हमारे पराठे हैं, हमारी पूरी सब्ज़ी है, हमारी आलू कद्दू की सब्ज़ी है, हमारी चाट है, गोलगप्पे हैं, ये सारा वो खाना जो उस दौर से चला आ रहा है, ज़र्दा हमारे यहाँ ज़र्दा जिस जिस तरीके का बनाया गया है, वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। सोचिए 200 तरह को तरीके का पुलाव नमकीन और मीठा दोनों, ये बनता था। वो आज भी चल रहा है, आज भी बहुत से बावर्ची ये बना लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को दुनिया ने देखा और लखनऊ को तो लोग बहुत इज़्ज़त से देखते भी थे खाने के लिए कि भई यहाँ का और अभी भी ये कहा जाता है दुनिया में कोई भी नॉन-वेज का खाना अगर कहीं मशहूर है, तो एक बार ज़रा पता कर लो कि उसका ताल्लुक लखनऊ से तो नहीं है या उस बावर्ची का कोई खानदान लखनऊ से तो नहीं या लखनऊ के किसी बावर्ची का वो शागिर्द तो नहीं है। तो ये एक क्योंकि ये हमारे यहाँ से चला आ रहा था, हम लोग पसंद कर रहे थे, पूरा मुल्क पसंद कर रहा था, दुनिया पसंद कर रही थी, उसे यूनेस्को ने सर्टिफ़ाइड कर दिया। उसे ये कह दिया कि भैया ये खाना हेरिटेज है हमारा, ये खाना इज़्ज़त का खाना हमारा कि भई इसे बहुत इज़्ज़त देने वाली, इसे सहेजने वाला है और पूरे लखनऊ की इज़्ज़त किसने इस खाने को सहेजा और ऐसे रखा कि 200 साल से वो परंपरा आज भी चली आ रही है। वो शिरमालें रंगत ऊपर-नीचे होती रहीं, लेकिन आज भी अपने ज़ायके के साथ वैसे ही चल रही हैं और वो शिरमालों में सोचिए जो एक नासिरुद्दीन हैदर ने उसमें एक लुक़मा तोड़ा था, तो आज भी कुछ जगह पे वो शिरमाल वैसी एक हल्की-सी कटी हुई बनती है। तो ये तरीका इस्तेमाल किया गया और इसको पूरे लखनऊ ने सहेजा है, पूरे लखनऊ का एक-एक आदमी, एक-एक घर इसके लिए बहुत इज़्ज़त पाने वाला है, उसका शुक्रिया भी अदा करने वाला है, क्योंकि घर की औरतों ने इस खाने को अपने घरों में दस्तरख़ानों पे ज़िंदा रखा। अपने ख़्वानपोश से इसे ढक कर के रखा, इसमें कोई कोई मिलावट नहीं आने दी। जो भी प्रयोग किए वो खुद से किए और उसको और निखारा है, उसे मतलब कमतर किसी ने नहीं किया। तो ये लखनऊ का एक बड़ा नायाब तोहफ़ा है पूरी दुनिया को, जिसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ किया और आप भी इसे पसंद करते हैं। हमको लगा था कि आज हम इस पर बातचीत करें बनिस्बत किसी आदमी के, क्योंकि ये शहर एक इंसान जैसा है और इंसान ही जैसा बिहेव करता है, ये खाने पे जितना अपना वक़्त देता है। अगर हम इस पर बातचीत ना करते, तो ये शहर के साथ और इस वक़्त के साथ थोड़ी-सी बेइंसाफ़ी होती, क्योंकि पूरी दुनिया जानना चाहती है, कि लखनऊ का खाना 200 साल से ऐसे ही कैसे चला आ रहा है। इसलिए हमने आपको नवाब शुजाउद्दौला से लेकर के आज तक अपने घर के बावर्ची तक की वो कहानी सुना डाली, कि खाना कैसे सहेजा गया है, कैसे इसको निखारा गया है, कैसे बनाया गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया।